नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के रुख पर, जहां पर भारत ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी की टिप्पणी पर ऐतराज जताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सोमवार को कहा कि हम इस बात से निराश है कि ओआईसी सेक्रेटरीट ने एक बार फिर भारत को आंतरिक मामले पर अनुचित टिप्पणी की है। जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा और अविभाज्य हिस्सा रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने नाम लिए बगैर भारत का ये कहा कि इस संगठन को किसी एक देश के इशारे पर अपना सांप्रदायिक एजेंडा फैलाने से परहेज करना चाहिए। चर्चा को आगे बढ़ाएं और इससे पहले आसान भाषा में हम आपको समझा देते हैं कि आखिर ओआईसी है क्या। 1967 की अरब इजराइल जंग के बाद मई 1971 में ओआईसी की स्थापना हुई। इसका पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है, जिसका मकसद ही फिलिस्तीन की मदद करना और उसे इजराइल के साए से मुक्त कराना था। शुरुआती 30 देशों से हुई थी और अब 57 देश इसके सदस्य हैं। इसकी कुल मिलाकर आबादी करीब 180 करोड़ है। अमूमन हर दौर में सऊदी अरब का इस पर दबदबा रहा है और इसकी दो वजह भी है। पहली कि मुस्लिम आस्था के दो सबसे बड़े केंद्र यानी मक्का और मदीना सऊदी में ही है। दूसरी आर्थिक तौर पर कोई भी मुस्लिम देश सऊदी के आसपास भी नहीं भटकता है। तो यहां पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आपको इससे बताते चले कि ये पहली बार नहीं है जब ओआईसी ने ऐसी टिप्पणी की है। इससे पहले भी ओआईसी ने इस्लामाबाद में अपने विदेश मंत्री लेवल में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष को बुलाया था और इस मसले पर भी भारत ने अपनी कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। और कुछ हफ्ते बाद ही ओआईसी ने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप भी लगाया था और इसे लेकर ओआईसी की मीटिंग फॉर रिजोल्यूशन में भी इसे पास किया गया था। तब संगठन ने कहा था कि जब तक कश्मीर का मसला सुलझ नहीं जाता तब तक स्थायी शांति हासिल नहीं होगी। तो इसी पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ दो मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, जिसमें रक्षा विशेषज्ञ कर्नल रिटायर्ड जीएस सोढ़ी जी हमारे साथ में है और रक्षा मामलों के जानकार राजेश भारती जी हमारे साथ में है। सर, दोनों का ही आपका स्वागत है। सोढ़ी जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही है कि कश्मीर में परिसीमन को लेकर भारत ने दो टूक कहा है, तो इसे आप क्या समझते हैं? क्योंकि ओआईसी की अगर हम बात करें तो ऐसा पहली बार तो है नहीं कि इस तरीके की बातचीत उन्होंने की है। जय हिंद अंशुल जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने इस बार ही नहीं कई बार पहले भी भारत के अंदरूनी मामलों पे टिप्पणी की है और भारत ने हमेशा साफ शब्दों में बताया कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, आपका कोई हक नहीं है। ये जो ओआईसी से ऐसे बयान लगातार आते रहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क की वजह से है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ही ओआईसी को भड़काता है और इसलिए ओआईसी ये ऐसे बयान देता है। ये दुनिया ये भूल जाती है कि सबसे ज्यादा मुस्लिम इंडिया में हैं और यहाँ पे हर मजहब के लोग सुरक्षित हैं। तो जब ये ओआईसी, जो कि अपने आप को एक रिलीजन के ऊपर बेस की हुई ऑर्गेनाइजेशन है, जब वो भारत के ऊपर टिप्पणी करता है, खास करके जम्मू एंड कश्मीर में टिप्पणी करता है, तो भारत का जो करारा जवाब वापस जाता है वो उनको चुप कराने के लिए बिल्कुल सही होता है। और इस बार भी जो ये परिसीमन अभ्यास हुआ जम्मू कश्मीर में, ये ऐतिहासिक अभ्यास है जम्मू कश्मीर के स्टेट के लिए और ओआईसी का कोई हक नहीं है कि हमारे अंदरूनी मामलों में कोई भी टिप्पणी करे। हम एक सक्षम देश हैं, हमारे राजनेताओं को पता है कि भारत को कैसे चलाना है और भारत बिल्कुल ठीक चल रहा है। किसी का कोई हक नहीं हमारे देश के अंदरूनी मामले में कोई भी टिप्पणी करने का। बिल्कुल, लेकिन अगर ओआईसी की बात करें तो इस्लामिक जो संगठन है उन्होंने फिर से कश्मीर मुद्दे को उठाया है। हालांकि एक छोटा सा सवाल हमारे दर्शकों के लिए ही है सोढ़ी जी, अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर के मसले को पाकिस्तान जिस तरीके से कहता है कि कश्मीर हमारा है और ये भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है, था और रहेगा, इस तरीके की बातचीत भी जो निकलकर है वो सामने आती है, तो इसमें किस तरीके से जवाब जो है वो इस बार देना चाहिए? क्योंकि जब देखो तब पाकिस्तान का एक ही राग है कि वो कश्मीर का मुद्दा उठाता है और कश्मीर का राग अलापना चालू कर देता है। अंशुल जी, हमें इतिहास में याद होगा 1965 में पाकिस्तान के तब के जो विदेश मंत्री थे जुल्फिकर अली भुट्टो, जो कुछ सालों बाद उनके प्रधानमंत्री बने, तो 1965 में विदेश मंत्री होने की हैसियत पे उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल में एक बयान दिया था कि पाकिस्तान भारत के साथ 1000 साल की जंग लड़ेगा। 13 साल बाद 1978 में जनरल जियाउल हक जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इस पॉलिसी
पॉलिसी को एक कदम आगे लेके गए जुल्फिकार अली भुट्टो के बयान को, और उन्होंने कहा कि हम यानी कि पाकिस्तान भारत को 100 जख्मों से काटेगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम जो देख रहे हैं कि पाकिस्तान चाहे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, चाहे 1980-90 के दशक में उसने पंजाब के आतंकवादियों को सपोर्ट किया, चाहे ये बार बार का ये जम्मू कश्मीर का मसला ओआईसी में उठाना, ये पूरी जुल्फिकार अली भुट्टो और ये जियाउल हक की पॉलिसी के तहत है, क्योंकि पाकिस्तान 1971 की लड़ाई के बाद जान चुका है कि वो एक कन्वेंशनल वॉर इंडिया के साथ नहीं लड़ सकता है। ना उसके पास आर्थिक हैसियत है, ना उसके पास सैनिक शक्ति है। भारत आज पाकिस्तान से कदमों आगे निकल चुका है। हालांकि दोनों एक ही दिन ऊपर नीचे आजाद हुए थे, लेकिन आज जो भारत की हैसियत है, चाहे आर्थिक, चाहे सैनिक, चाहे परमाणु शक्ति, हम पाकिस्तान से मीलों आगे निकल गए हैं। पाकिस्तान को पता है कि वो हम पे एक कन्वेंशनल युद्ध नहीं कर सकता, इसलिए ये हथकंडे अपनाता है जम्मू कश्मीर इशू को लाइव रखने में, क्योंकि जितना जम्मू कश्मीर इशू लाइव रहेगा पाकिस्तान के लिए, उतना पाकिस्तानी सेना की पावर बनी रहेगी। देखिए, पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने पाकिस्तान के 3 मुख्य चीजों पे पूरा कब्जा किया हुआ है, उनके आर्थिक पॉलिसियों पे, उनके विदेश नीतियों पे और उनके सैनिक पॉलिसीज पे। तो पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत आ जाए, वो पाकिस्तानी सेना के अध्यक्ष के कहे बगैर नहीं चल सकती, और ये सिर्फ पाकिस्तानी सेना को सूट करता है ये कश्मीर का मुद्दा बार बार उठाना, जो कि पाकिस्तान की जो राजनीतिक लीडरशिप है वो रेगुलर इंटरवल्स पे ओआईसी में और अन्य इंटरनेशनल फोरम में उठाती रहती है। बिल्कुल, राजेश भारती जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपका इन सब मुद्दों को लेकर क्या कहना है? जिस तरीके से पाकिस्तान हर बार कश्मीर का मुद्दा उठा देता है और उसके बाद भारत को कहना पड़ता है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, ऐसा है कि जो भारत और पाकिस्तान जो 2 देश बने 1947 में माउंटबेटन प्लान से, उसमें जिन्ना का ये तर्क था कि जो मुस्लिम बहुमत के क्षेत्र हैं वो भारत के साथ नहीं रह सकते, सुरक्षित नहीं है, उनका हित भारत में जो है अनदेखा रहेगा। तो इसी मांग से पाकिस्तान का जन्म हुआ और मुस्लिम बहुमत के क्षेत्र पाकिस्तान को मिले। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर है, दिल्ली, वो हिस्सा भारत में आया। वहाँ के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय किया और वहाँ की बहुमत जनसंख्या मुस्लिम थी। तो जिन्ना की वो थ्योरी ही ब्रेक हो गई जैसे ही जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ जी। तो जिन्ना का ये कहना कि मुस्लिम बहुमत भारत में सुरक्षित नहीं है, ये थ्योरी जो है खत्म हो चुकी है जम्मू कश्मीर के भारत में आने से। इसीलिए उसी दिन से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को लेके जो है आज पाकिस्तान आर्थिक रूप से किस दुर्दशा या बदहाली में दिख रहा है, उसका कारण भी यही है कि उसने जो है आजादी के साथ ही जम्मू कश्मीर को लेकर संघर्ष शुरू कर दिया, क्योंकि जिन्ना का जो सपना था या जिन्ना का जो तर्क है वो खारिज हो चुका था। बिल्कुल। अब ये जो परिसीमन हुआ है, इस पे थोड़ा सा जो है हम अपने दर्शकों के लिए परिसीमन क्या होता है जी। कि भारत में संविधान में आर्टिकल 82 में एक परिसीमन आयोग की व्यवस्था की गई है। परिसीमन आयोग का काम यह है कि जो चुनाव क्षेत्र हैं उनको पुनर्निर्धारित करना, बिना सीटों में घटाव हुए, बिना सीटों को बढ़ाए हुए, माने सीटों को बिना अपरिवर्तित रखते हुए, क्योंकि भारतीय संविधान में तो है कि हम हर 10 साल पे सेंसस करते हैं, जनगणना करते हैं। तो पहली बार भारत में जो 52 में हुआ हमारा परिसीमन, वो उसी पे आधारित पहला चुनाव हुआ था, तो फर्स्ट परिसीमन है। फिर 62 में हुआ, फिर 72 में हुआ और उसके बाद 2002 में हुआ, जो है 4 बार ही परिसीमन हुए हैं। संविधान ये कहता है कि हर 10 वर्ष के अंतराल पे जब हम परिसीमन करते हैं तो परिसीमन के जो आंकड़े जब हमारे पास आ जाते हैं तो उनके हिसाब से हमें अपने सीटों को पुनर्निर्धारित करना है, तो माने सीटों की सीमाओं को जो है फिर से निर्धारित करना है, ताकि एक राज्य की सीटें अपरिवर्तित रहने के बाद भी जो है सीटों की संख्या तो अपरिवर्तित रहेगी राज्य में, लेकिन चुनाव क्षेत्र जो है राज्य के वो लगभग समान लोग मतदाताओं के हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि ईस्ट दिल्ली 2002 के परिसीमन से पहले दिल्ली में 2 लोकसभा क्षेत्र के बारे में चांदनी चौक जो है
वहाँ वोटर्स की संख्या जो है बिलो 5 लाख थी। और ईस्ट दिल्ली जो है लोकसभा सीट, वहाँ वोटर्स की संख्या मोर देन 25 लाख थी। दिल्ली में सीट तो 7 थे, आप भी 7 है, लेकिन जब परिसीमन हुआ 2002 के बाद, जो 2001 के सेंसस पे, तो हमने दिल्ली के 7 चुनाव क्षेत्रों में दिल्ली की जनसंख्या को बांट दिया। बेसिकली जनसंख्या जो है राज्य की सीटों को अपरिवर्तित किया हुआ एक तरीके से करना। अब हुआ यह है कि ये विवाद क्यों है कि जम्मू कश्मीर का जो परिसीमन हुआ है, जिस परिसीमन आयोग 3 सदस्यीय आयोग होता है, जिसकी न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष थी, और इसमें जो है मुख्य चुनाव आयुक्त और एक जो है जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त, 3 मेंबर कमीशन होता है। अब उस कमीशन का जो रिपोर्ट आया, तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीट है, तो लोकसभा की सीटें 5 रही, और 90 सीट की जो विधानसभा बनी है, हर लोकसभा सीट में जो है 18 विधानसभा सीटों को रखा गया, और जनसंख्या के आधार पर यह परिसीमन हुआ। उसमें 43 सीट जो है जम्मू को मिला है, और 47 सीट कश्मीर को दिया गया है। अब 43 जो जम्मू को मिला है और कश्मीर का 47 है, तो कश्मीर का जो ये सीट घट गया, इसीलिए देखिए कि जो कश्मीर के जितने राजनीतिक दल है, उन्होंने इसको खारिज कर दिया कि हम इसको नहीं मानते परिसीमन आयोग को, रिपोर्ट को, क्योंकि अब कश्मीर और जम्मू के बीच के सीटों का अंतराल बहुत कम हो गया है। इसलिए कोई भी राजनीतिक दल यदि कश्मीर वाले क्षेत्र में कुछ सीटों पे जीत पाले और जम्मू में यदि वो उसकी जीत बेहतर है, तो सरकार जो है बनने की संभावना उसके लिए अधिक हो जाएगी। अब ये बेसिकली परिसीमन का विरोध नहीं हो रहा है, परिसीमन आयोग का जो रिपोर्ट आया है, इसमें जम्मू को 43 सीट और कश्मीर को 47 सीट दिया गया है, ये विरोध उसका है। तो दूसरी बात है, भारत में परिसीमन आयोग ने किस राज्य में कितने विधानसभा सीट किन क्षेत्रों के बीच में तय किए, हमने उन चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन कैसे किया, उसकी संख्या जनसंख्या कैसे रखी, ये किसी और देश का मामला ही नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान हो या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन हो, वो जो है उन सभी का इस मामले में हस्तक्षेप जो है उसका कोई तर्क नहीं है और कोई आधार नहीं है। हमें इस बात को सिरे से खारिज करना चाहिए। बिल्कुल। सोडी जी, एक सवाल मेरा ये बनता है कि परिसीमन पर दुनिया के सामने जो पाकिस्तान है वो कहीं ना कहीं झूठ परोस रहा है, ऐसा एक रिसर्च में निकलकर सामने आया है, आपका क्या दृष्टिकोण है? बिल्कुल अंशु जी, देखिए अगर हम 1947 से लेके आज तक देखें, पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ झूठ ही बोलता है हर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे, क्योंकि उसका जो इच्छा थी कि जम्मू कश्मीर उसके नीचे आए, वो हुआ नहीं। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने भारत के साथ एक्सेशन साइन कर दिया, जम्मू कश्मीर भारत में आ गया। पाकिस्तान को जो ये चोट लगी वो उसे अभी बर्दाश्त भी नहीं कर पाया था कि इतने में 1971 का जंग हो गया और पाकिस्तान दो देशों में बढ़ गया, बांग्लादेश नया बन गया। तो पाकिस्तान को जो ये डबल मार पड़ी अपनी ही गलतियों की वजह से, तो ये रिकंसाइल नहीं कर पा रहा है कि इसकी जो नीतियां रही हैं आजादी से वो बिल्कुल गलत रही हैं। और हमने कुछ दिन पहले भी देखा जो पाकिस्तान में हुआ, जो पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ, वो उनकी अपनी नीतियां हैं। आप पाकिस्तान को देखिए, भारत को देखिए, दोनों एक दिन ऊपर नीचे आजाद हुए, आज भारत कहां पहुंचा हुआ है और आज पाकिस्तान कहां पर है। तो ये पाकिस्तान का ये बार बार डिलिमिटेशन कमीशन पे ऑब्जेक्शन करना, चाहे ओआईसी में, चाहे उससे पहले उनके मिनिस्टर ने बोला, ये सारी चीजें उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखा रही हैं कि वो अपने ही जंजाल में वो कसते जा रहे हैं और उनको पता नहीं कि निकलना क्या है। इसलिए वो कोई मौका नहीं छोड़ते भारत के अगेंस्ट झूठ फैलाने का, बाहर गए झूठ बोलने का। जब ये बोलते हैं तो जो विश्व के बड़े बड़े देश हैं उनको ऑलरेडी पता है सच्चाई क्या है, उनके लीडर्स हैं, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। जब पाकिस्तान मानवाधिकार के चीजें उठाता है जम्मू कश्मीर में, वर्ल्ड की इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता है ऐसा कुछ नहीं है। जब वो इंडियन आर्मी पे फॉल्स एलिगेशन लगाता है, सब पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता है ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज भारतीय सेना सबसे एक पॉलिटिकल और सेक्युलर फोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ अपना काम करती है, ना किसी पॉलिटिकल एजेंडे में पड़ती है और ना किसी कम्युनिस्टिक एजेंडे में पड़ती है। तो ये पाकिस्तान का हर राष्ट्रीय स्तर पे भारत के खिलाफ झूठ कहना, ये उसी को ही बदनाम करता है, निकलता कुछ नहीं है। लेकिन उसकी अब आदत हो चुकी है तो अपनी आदत से मजबूर है अब।
बिल्कुल। सोडी जी, एक सवाल और है मेरा आपसे कि ओआईसी के बारे में बहुत सी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। ओआईसी जब देखो तब बहुत सारी बातें जो हैं वो भारत के खिलाफ बोलता रहता है। लेकिन ओआईसी की अगर बात करें तो जैसे दर्शक अगर समझना चाहें तो ओआईसी है क्या और उसका क्या काम है? एक्चुअली ये ओआईसी जो बना था, ये जब इजराइल की लड़ाई हुई 1967 में, उसके बाद ये बना। बेसिकली इसका जो एम था कि जो फिलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा मिले, ये बना तो उस मुद्दे के साथ था। 30 नेशन इसके सदस्य थे। आज साथ इसमें और सदस्य जुड़ते गए और अभी इसकी जो सदस्यता है वो है 57 मेंबर्स की। जानबूझ के पाकिस्तान की वजह से भारत को ओआईसी का हिस्सा नहीं बनाया गया है। हालांकि दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी भारत में रहती है, लेकिन जानबूझ के पाकिस्तान ने यह इंश्योर किया कि भारत ओआईसी का सदस्य ना बने। और 2019 में तब जो हमारी विदेश मंत्री थी श्रीमती सुषमा स्वराज जी, उनको यूएई के महाराजा ने स्पेशल इनविटेशन पे बुलाया था और उन्होंने सुषमा स्वराज जी ने ओआईसी की जो जनरल सेशन था उसको एड्रेस किया था। लेकिन फिर पाकिस्तान अपने हथकंडों पे लग गया, उसने भारत को बाहर रखा। तो ये जो ओआईसी का खेल है, ये सिर्फ एक पाकिस्तान ड्रिवन एजेंडा है और उसका मेन एम है कि भारत को किसी तरह से भारत का नाम, भारत की छवि खराब करना, भारत के खिलाफ झूठ कहना। अदरवाइज ओआईसी में पाकिस्तान को छोड़ के बाकी के जो 56 मुल्क हैं, सबका भारत के साथ अच्छे रिलेशंस हैं। चाहे सऊदी अरेबिया है, चाहे यूएई है, चाहे टर्की है, सबके अच्छे रिलेशंस भारत के साथ रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर एक पाकिस्तान ही है जो ओआईसी में भारत के खिलाफ ये झूठे चीजें कहलवाता है। बिल्कुल। राजेश जी की तरफ रुक करेंगे। राजेश जी, जिस तरीके से आंतरिक मामलों में ओआईसी ने हस्तक्षेप किया है और उस पर भारत ने कहा कि आंतरिक मामलों में कोई अधिकार यहाँ पर नहीं है, तो ये जो हिदायत यहाँ पर दी गई है, क्या लगता है पाकिस्तान पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, पाकिस्तान का जो सत्ता तंत्र है, उनका जो उद्देश्य है वो तो उन्होंने अपना पूरा कर लिया कि हमने जो है भारत के इशू पे ओआईसी से एक स्टेटमेंट जारी करा दिया। पाकिस्तान का पूरा जनमानस भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जितना अधिक विरोध पाकिस्तान की सरकार करेगी, वहाँ का जनमानस उस सरकार के प्रति उतनी सहानुभूति। अभी देखिए, इमरान खान जो है सत्ता से बाहर हुए और अब वो भारत के विरुद्ध भी बोल रहे हैं। तो क्योंकि इमरान खान को यदि अपनी लोकप्रियता को और बढ़ाना है तो भारत के विरुद्ध बोलना, वहाँ लोकप्रियता की घटने बढ़ने का पैमाना है पाकिस्तान, क्योंकि उसकी राजनीति भारत के विरोध के आसपास ही घूमती है। पाकिस्तान के विकास का एजेंडा हो, पाकिस्तान के भूगोल को इनकम्प्लीट भूगोल को कंप्लीट किए बिना वो विकास को भी उन्होंने जो है एक तरह से ठंडे बस्ते में डाला हुआ है। तो पाकिस्तान हर तरह से हर मंच पे जो है ये कोशिश करेगा। पाकिस्तान की चीन के साथ दोस्ती है, पाकिस्तान का जो है चीन से पहले अमेरिका के साथ जो उसका मजबूत संबंध था, जब हमारा रूस के साथ बेहतर संबंध था, तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ इसलिए नहीं था कि पाकिस्तान एक मजबूत देश है, क्योंकि अमेरिका को तो भारत के आसपास एक घेरेबंदी के लिए जगह चाहिए था और पाकिस्तान को जो है भारत के विरोध का एक देश चाहिए था। तो पाकिस्तान की पूरी विदेश नीति, उसकी पूरी रक्षा नीति, ये दोनों जो है यह जो है वो भारत के विरोध के आसपास घूमती है। बाकी सारे मुद्दे वहाँ गौण मुद्दे हैं, ठंडे बस्ते में गए हुए हैं। वहाँ की सेना का प्रमुख पोजीशन में होना, वहाँ की सेना जिस तरह से पाकिस्तान के सत्ता तंत्र पे हावी है, लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आर्मी के जनरल्स डिसाइड करते हैं। हमारा भी देश है, पाकिस्तान से बड़ी आर्मी है, हमारी एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो, लेकिन हमारे जनरल्स जो है आर्मी के भी जो है महत्वपूर्ण फैसले हैं वो नहीं लेते, बल्कि वो सिविलियन कमांड के साथ बैठ के लिया जाता है। आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन आर्मी के जनरल्स के पास है, लेकिन एक जो है, लेकिन पाकिस्तान में तो आर्मी, वहाँ की सरकार क्या करेगी, वहाँ के जनता को क्या चाहिए, विकास के एजेंडा क्या होंगे, वो सारी बातें वो तय करते हैं। तो रीजन है कि कश्मीर का इशू, और कश्मीर में 370 के आगे वो देख रहे थे कि स्वायत्ता मिलेगा। बिल्कुल। जब कश्मीर के नेता कश्मीर को स्वायत्ता की तरफ देख रहे थे, वैसे समय में भारत सरकार ने 370 विड्रॉ करके उसका जो है पूर्ण राज्य के दर्जा से जो है उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। केंद्र शासित प्रदेश बनते ही
अब वहाँ की सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहा। लॉ एंड ऑर्डर केंद्र शासित प्रदेश में वो केंद्र के नियंत्रण में आ जाता है। बिल्कुल, तो ये सारा विरोध ये उसी के आसपास है। बिल्कुल। सोढ़ी जी, एक सवाल निकल कर ये सामने आता है कि एक बात और इन सारे संवाद में निकल कर सामने आई है कि भारत ने कह दिया है कि पाकिस्तान ने जो जबरन कब्जा किया हुआ है, जो अवैध कब्जे हैं, उन्हें तुरंत खाली किया जाए। तो ये सिर्फ कह देने भर से हो जाएगा या इसके लिए कुछ अलग से और प्रयास भी भारत को करना पड़ेगा? अंशु जी, देखिए, भारत हमेशा चाहता है कि हर मसला बातचीत से हल हो, बिल्कुल, और बातचीत से हल में ही आज जो भारत की इज्जत है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो इसलिए कि भारत शुरू से निरपक्ष रहा है, नॉन अलाइंड रहा है। भारत ने कभी किसी पे जंग नहीं छेड़ा है। बाकी देशों ने हम पे जंग छेड़ा है, जिसका हमने कठोर जवाब वापस दिया है, लेकिन भारत ने किसी पे जंग नहीं छेड़ा। भारत हमेशा बिलीव करता है कि हर बात मसले से रिजॉल्व हो सकती है, और अब तक हम इसको फॉलो करते आए हैं, और मेरे को उम्मीद है कि ये चीज भी हमें सक्सेस देगी, क्योंकि पाकिस्तान भी कभी ना कभी तो रियलाइज करेगा। अब वो खुद ही इम्प्लोड हो रहा है, वो खुद ही अंदर की तरफ टूट रहा है। ना उसके पास पैसा है, उसकी सैनिक शक्ति वो नहीं रही, उसकी जो इंटरनेशनल स्टेचर है वो उसका बिल्कुल छवि खराब हो चुकी है। तो मैं हालांकि फौजी हूं, मैं हर एक चीज में बिलीव करता हूं कि हर समस्या का समाधान बातचीत है। लड़ाई किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बिकॉज लड़ाई में दो ही लोग सफर करते हैं, एक फौजी और एक आम नागरिक। हमने देखा रूस यूक्रेन जंग में भी सिर्फ फौजी सफर कर रहा है या यूक्रेन के आम नागरिक। तो बातचीत के जरिए भारत बिल्कुल सही कर रहा है। हमारी जो लीडरशिप है नरेंद्र मोदी जी के नीचे, वो बिल्कुल सही दिशा में है। वो पाकिस्तान पे रेगुलर चैनल्स पे बातचीत करके उनको प्रेशर डाल रहे हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि बातचीत से ये जो हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, जो लोकल बायलैटरल प्रॉब्लम्स हैं, ये हल हो जाएंगी, और हमें इसके आगे कुछ चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी सोचने की। बिल्कुल सोढ़ी सी, लेकिन जिस तरीके से देखें, अगर इस पूरे मुद्दे को देखें तो परिसीमन को लेकर झूठ भी कई बार पाकिस्तान का सामने आ चुका है, और कई और भी जो चीजें हैं वो पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आ चुकी हैं। लेकिन इस बार जो भारत ने लताड़ लगाई है कि आंतरिक मामलों में ओआईसी या किसी भी संगठन का जो हस्तक्षेप है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पूरे मसले को आप किस तरीके से देखते हैं? अच्छा जी, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, तब से लेके आज तक 8 साल के पीरियड में भारत की जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो सिर्फ राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा की रही है। भारत कभी पीछे नहीं हटा है सच बोलने के लिए। हमने देखा हमारे विदेश मंत्री श्री डॉक्टर जयशंकर जी जब अमेरिका गए, उनसे पूछा गया कि आप रूस से क्यों तेल खरीदते हो, उन्होंने बिल्कुल एक सटीक जवाब दिया कि जितना भारत एक महीने में खरीदता उतना तो आप एक दोपहर तक खरीद लेते हो। उसके बाद वहां के लोग हक्के बक्के रह गए। जो पत्रकार थे उन्होंने उस विषय पे उनसे कुछ नहीं पूछा। सिमिलरली अब भी जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्समैन ने ये स्टेटमेंट दी है ओआईसी के लिए, ये बिल्कुल एक सटीक जवाब है, और ये दिखाता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक स्ट्रांग हो चुकी है। और मैं आपको एक और 2 मिनट लेना चाहूंगा बताने के लिए कि ये जो परिसीमन पे पाकिस्तान बार बार अपने ऑब्जेक्शन उठा रहा है, प्रेजेंट टाइम्स में जम्मू कश्मीर राज्य के लिए 3 ऐतिहासिक बातें हुई हैं। पहला हुआ बालाकोट एयर स्ट्राइक, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी घटना थी वो बहुत कम हो गई। दूसरा हुआ आर्टिकल 370 का रेवोकेशन, और तीसरा ये परिसीमन अभ्यास जो कि सक्सेसफुली समिट हुआ 5 मई को। और मैं डिलिमिटेशन कमीशन को सलाम करना चाहूंगा कि उन्होंने सिर्फ 2 साल 2 महीने में ये पूरा अभ्यास किया, जबकि इस टाइम पे कोविड पूरे पीक पे था। अंशुल जी, हमें याद होगा कि जो पिछला डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई थी जम्मू कश्मीर में, उसको 7 लंबे साल लगे थे। और अभी जस्टिस रंजना देसाई जी की नेतृत्व में इस डिलिमिटेशन कमीशन ने कोविड के समय में सिर्फ 2 साल 2 महीने में अपने काम की। उनको मेरा सलाम है। और ये पाकिस्तान के लिए एक सबक है कि भारत में चाहे कोविड आए या नहीं आए, भारत अपना काम बिल्कुल दिल से करता है और ठीक तरीके से करता है, और उनका या ओआईसी का कोई हक नहीं है हमारे अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करने का। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी, और इस पूरे मसले पर बहुत ही अच्छी राय आप दोनों ने ही यहाँ पर रखी। समय निकालकर हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत धन्यवाद।
तो जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के रुख पर भारत ने जम्मू कश्मीर के परिसीमन को लेकर इस्लामिक सहयोग ओआईसी की टिप्पणी पर ऐतराज जताया है। और विदेश मंत्रालय की अगर बात करें तो प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भी सोमवार को कहा कि हम इस बात से निराश हैं कि ओआईसी सेक्रेटरीट ने एक बार फिर से भारत के आंतरिक मामलों पर अनुचित टिप्पणी की है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ओआईसी ने इस तरीके की टिप्पणी की हो, ऐसे पहले भी करता रहा है, लेकिन अब भारत जिस मजबूत रुख अपने आप को अख्तियार कर रखा है वो किसी की नहीं सुन रहा है। भारत ने एक अच्छी कूटनीति को अभी भी बैलेंस करके रखा है और भारत आगे भी इस तरीके की चीजें जो है वो करता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।